नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो वैसे तो शिवराज कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल से बाहर कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होने जा रही है। जी हां, बाबा महाकाल की नगरी में शिव अपने गणों के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे खास बात यही कि ये मौका है 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आकर महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने का भी। ऐसे में उज्जैन में कैबिनेट की बैठक के क्या मायने हैं, इससे प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव आएगा और धार्मिक नगरी से क्या 2023 के चुनावी शंखनाद की शुरुआत होने जा रही है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं बल्कि धार्मिक राजधानी उज्जैन से शिवराज सरकार मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और तलब है महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम कार्तिक मेला ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर शिवराज सरकार के मंत्री लगातार उज्जैन का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 सितंबर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक उज्जैन में बुलाई है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, नए प्रशासनिक कार्यालय में ये बैठक होगी। इसको लेकर आधिकारिक जानकारी मिल गई है। मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई को नए प्रशासनिक भवन से स्थानांतरित करते हुए जिला पंचायत कक्ष में रखा गया है। अधिकारियों की ओर से जिला पंचायत कक्ष में आम लोगों की जनसुनवाई की तैयारी की जाएगी। बैठक को लेकर उज्जैन का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य उज्जैन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना है। बैठक में मालवांचल और खासतौर पर उज्जैन संभाग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की वर्चुअली बैठक भी ली। इस बैठक में तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये भी कहा गया, महाकालेश्वर मंदिर के अलावा आसपास के प्रमुख मंदिरों की पूरी तरह सजावट की जाए। अब देखना है कैबिनेट की ये बैठक कितनी ऐतिहासिक रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से गीत धीर जी हैं। गीत जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अमित तावरे जी, आपका स्वागत है अमित जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है राजेश जी। शुरुआत गीत जी आपसे ही, तो क्या मायने कैबिनेट की बैठक उज्जैन में रखने के, क्या संदेश देना चाहती है आपकी सरकार? देखिए, उज्जैन जो है हमारे मध्य प्रदेश की एक पावन नगरी है। ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है वो एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तो निश्चित रूप से जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश की धरती पर। और इस पावन और पुण्य धरती पर अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो इसमें हर्जा क्या है, बल्कि यहाँ पर तो विपक्षी दल को खुश होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक पावन स्थान पर जो है मध्य प्रदेश के हितकारी निर्णय को लेने के लिए बैठक हुई जा रही है। तो निश्चित रूप से आगामी हमारे जो बैठक के जो बिंदु मध्य प्रदेश में भोपाल में रखे जाते थे, वही बिंदु वहां पर रखे जाएंगे। और बहुत बड़ी प्रशंसा वाली बात है, कांग्रेस को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि जो हमारा उज्जैन का मंदिर है, महाकाल मंदिर है, इस मंदिर को जो है विराट रूप दिया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा। और इसका जो उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जी देश के वहां आ रहे हैं। तो उज्जैन नगरी में ऐसे पावन दिनों में अगर एक बड़ा आयोजन वहां पर होने जा रहा है और इस बीच हम एक बैठक भी रख लेते हैं, और कैबिनेट की बैठक में जो है निर्णय जो होते हैं वो हितकारी होते हैं, प्रदेश के लिए निर्णायक निर्णय लिए जाते हैं, उसमें सारे मंत्रीगण उपस्थित होते हैं, तो उसमें परेशानी की बात क्या है? ये तो प्रशंसा की बात है। नहीं, बिल्कुल प्रशंसा की बात है, लेकिन क्या अमित जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो अमित जी, उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कांग्रेस हमेशा सरकार के फैसलों पर कुछ भी करे वो सवाल उठाती है, क्या इस बार भी आप लोग कोई सवाल उठाएंगे कि भाई उज्जैन में क्यों बैठक हो रही है? देखिए, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक विशेषाधिकार है। और आज किस्मत की बात यह है कि उज्जैन के संदर्भ में आपकी हमारी चर्चा चल रही है और मैं अभी भी यहाँ पर उज्जैन में हूँ। अरे वाह। लेकिन आप यदि यकीन माने तो इस तरह से उज्जैन को सजाया जा रहा है, इस तरीके से बेहिसाब सारी चीजें हो रही हैं। भाई, आप चीजें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, शिवराज जी के आने के बाद एक जो नया एक कॉरिडोर जो मॉडल है,
वो कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखें कि वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी ने एक कॉरिडोर सिस्टम जब बनाया तो वहाँ कितने लोगों के घर टूटे, कितनी सारी चीजें हुई हैं, वहाँ कितने लोग बेघर हो गए, आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। तो उज्जैन में भी हमारी, उज्जैन हो या भोपाल हो या कोई भी धार्मिक जगह हो, बिल्कुल कोई परहेज नहीं है। हम स्वागत करते हैं, राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले मैं भी एक हिंदू हूँ, आप भी एक हिंदू हैं, और मेरे भाई जो बीजेपी के हमारे नेता बैठे हैं वो भी बीजेपी के हैं। बिल्कुल स्वागत है, आइए आप महाकाल का विकास करिए, सब चीजें करिए, पूरे देश के लोग, विदेश से यहाँ पर उज्जैन में लोग आते हैं। लेकिन जो एक ब्रांडिंग है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो आप देखिए किस तरीके से एक बड़ा शो होगा, मोदी जी हाथ हिलाते हुए जाएंगे, पूरा मतलब जो एक बेहिसाब खर्चा है, हमारी उसको लेकर बस आपत्ति है, बाकी कोई आपत्ति नहीं है। शिवराज जी की जो कैबिनेट की बैठक, नहीं बात देखिए, इसमें विपक्ष क्या, जैसे हनुवंतिया में, नहीं सुनिए मेरी बात अमित जी, हनुवंतिया में जब शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, आपने कहा साहब सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, जब पचमढ़ी में होती है आप कहते हैं साहब ये तो सैर सपाटे घूमने के लिए जा रहे हैं, या जब कोलार डैम पे हुई थी आपने कहा ये तो देखिए साहब घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। तो उज्जैन में बैठक हो रही तो क्या विचार बदल गए आपके? देखो आप मेरी बात सुनो, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अभी कैबिनेट की बैठक हो रही है ये किस लिए हो रही है? ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर हो रही है। हाँ तो वो तो भोपाल में भी हो सकती थी, उज्जैन में कोई विशेष थोड़ी ना उसमें कुछ तड़का लग जाएगा या कोई बड़े ज्यादा विचार आ जाएंगे या कुछ हो जाए ये। और देखिए ये कोई बहुत उस समय भी नहीं हो रही है, तो कल बैठक है, तो इसलिए मतलब उज्जैन को लेकर के इतना पॉजिटिव और धार्मिक नगरी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा एक बड़ा संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है? इस चीज को आप क्या समझ पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं अमित जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही इस तरह की राजनीति करती है, और धर्म के आधारित यदि राजनीति किसी पार्टी की इस देश में है तो सबसे पहले नाम भारतीय जनता पार्टी का आता है। और ये कॉरिडोर की यदि बात हो रही है, कॉरिडोर का ये प्रोजेक्ट जो है, नहीं कॉरिडोर से पहले हम कैबिनेट की बैठक की बात कर रहे हैं कि ये जो कैबिनेट बैठक है उसमें कई मुद्दों पर और भी चर्चा होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन को लेकर के इसमें बातचीत होने वाली है। देखिए हमारा कहना सिर्फ इतना है, आप समझिए इस बात को, जो मध्य प्रदेश, जो प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जो मुख्यमंत्री हर 3-4 महीने में हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, तो यदि वल्लभ भवन में बैठ के मीटिंग हो जाए, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना आ गया है, अधिकतर शिवराज जी भी जो है, और शिवराज जी के जितने आईएएस हैं, जब भी आम जनता वहां जाती है तो उनको यही जवाब मिलता है कि साहब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। अच्छा, तो ये तो वहां बैठ के भी हो सकता है, लेकिन शिवराज जी को जो डर है अपनी कुर्सी जाने का, आप और हम लगातार देख रहे हैं, आपने भी दिखाया था जब अमित शाह जी आए थे, तो किस तरीके से डरे सहमे हुए से शिवराज जी हमको दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े मोदी जी आ रहे हैं, कहीं कोई उनके स्वागत सम्मान में अच्छा, कमी न रह जाए, इसलिए वहाँ पे कैबिनेट की बैठक। तो गीत जी इसलिए क्या उज्जैन में जाकर के एकदम फुल प्रूफ चेकिंग की जा रही है? मैं आता हूं फिर राजेश जी आपके पास में, पहले गीत जी का कमेंट हम ले लें जो अमित जी कह रहे हैं। जी गीत जी का ऑडियो। जी गीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ गीत जी बोलिए। जी बोलिए गीत जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश की धरती पर ये जो इन्होंने बात बोली है कि अच्छा काम होने जा रहा है, मैं मेरे भाई अमित जी की सराहना भी करता हूं, लेकिन अमित जी ये भी बताए कि पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ के, और उसके पहले की अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी गर्मियों में पर्यटन की दृष्टि से ही कांग्रेस की सरकारें रहती थी तो पचमढ़ी बना देती थी। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। पर्यटन की दृष्टि से जो बात कांग्रेस कर रही थी, जो बात मेरे भाई कर रहे थे, मैं तो बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के हित के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, और जहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो उज्जैन में कॉरिडोर का जो उद्घाटन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कार्य है। देखिए उज्जैन में अगर आप देखें कुंभ लगता है, कुंभ कि महत्व जो है वो किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बहुत सराहना करता है। और ऐसी जगह पे यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी के घर तोड़े गए थे, नहीं साहब किसी के घर नहीं तोड़े गए थे, स्वेच्छा से लोगों ने अपनी जगहें दी जिनकी बीच में आ रही थी, और जो भी जगहें अधिग्रहित की गई हैं उन जगहों की जगह पे नई जगहें दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश की धरती पे इस प्रकार से कभी कोई आचरण रहा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
कि किसी गरीब को, किसी निर्दोष को सताया जाए। और जहां तक की बात आती है आस्था की, जहां तक की बात आती है भावना की, तो उसका भी हमेशा जो है ध्यान रखते हुए विकास की ओर मध्य प्रदेश को ले जाने के लिए कैबिनेट की बैठक और ये जो कॉरिडोर का उद्घाटन है ये रखा जा रहा है। तो किसी भी दृष्टिकोण से इल्जाम लगाने से पहले कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की जो जनता है वो इनको नकार चुकी है, लेकिन इस प्रकार का आचरण देखकर अब कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है जनता के बीच में ये कांग्रेस स्वयं जानती है, क्योंकि जब जब ये लोग जनता के बीच में जाते हैं तो कभी जनता इन्हें जूतों की माला पहनाती है, कभी ठीक है, वो सब छोड़िए, खुद ने देखा भी इनकी राजस्थान में भी सरकार जाते जाते बच रही है। नहीं वो अलग मुद्दा, अपन उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, तो मोदी जी के दौरे के पहले शिवराज कैबिनेट की उज्जैन में बैठक कैसे देखते हैं आप? इसको अगर हम अपने पुरातन दृष्टि से देखा जाए, अपने सांस्कृतिक महत्व के हिसाब से देखा जाए, तो देखिए जैसे पॉलिटिकल राजधानी मध्य प्रदेश की है भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, पर धार्मिक राजधानी उज्जैन है, ये इस बात पे कोई मना नहीं कर सकता, ना कांग्रेस ना भाजपा। बिल्कुल ठीक। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस तरह से अलग अलग धीरे धीरे करके जितने भी जिले हैं उन सब में एक एक बार कैबिनेट बैठक हो जाए तो हर जिले का उद्धार हो जाए। किसी दिन अलीराजपुर में भी हो जाए, किसी दिन झाबुआ में भी हो जाए, खरगोन में भी हो जाए, खंडवा में भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर वो मंशा है सरकार की तो बहुत अच्छी मंशा है कि उस बहाने, जैसे आप देखेंगे जब हम लोग छोटे से अब तक देखते आ रहे हैं कि किसी जगह से मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आने वाले होते हैं। मेरे मन की बात छीन ली, मैं समझ गया आप यही कहने वाले राजेश जी, क्योंकि मैं खुद इस चीज को भुगता हूँ। जिस सड़क से मैं आता हूँ, जब मोदी जी आए तो जिस सड़क से गुजरना था उतनी बन गई, उसके पड़ोस वाली छोड़ दी क्योंकि उससे जाना नहीं था मोदी जी को। तो ये स्थितियां हैं। और गीत जी को भी ले चलूंगा, दिखा दूंगा आज उस सड़क की क्या हालत है और जिस सड़क से मोदी जी निकले थे वो कैसी आज भी चमचमा रही है। जी राजेश जी, अब एक बात और रह गई है अभी छोटी सी, कि जिस सिंहासन 32 को हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उसके बारे में सुनते आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसी इलाके में जहाँ कॉरिडोर बना है, और उस सिंहासन 32 का थोड़ा सा भी असर सरकार के ऊपर हो जाए, जो उसमें एक बहुत जबरदस्त चमत्कारिक शक्ति है, जो कि एक बालक बैठता था और उस पे और वो अच्छे निर्णय देता था, तो सरकार भी बहुत अच्छे निर्णय करे, जनता का भला करे और कांग्रेस और भाजपा दोनों खुश हो जाएं तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन राजेश जी देखिए, वही जो आपने कहा कि भाई ये बैठकें होती हैं, जैसे अनुवंतिया में हुई, पचमढ़ी में हुई, कोलार डैम, ये मतलब एक केवल रस्मदाई की जैसी नहीं लगती कि हाँ भाई चलो यहाँ जाके बैठ गए, वो उसका कितना असर हो पाता है वाकई एक्चुअली। और उज्जैन का भी आपने दौरा किया होगा, बन रहा कॉरिडोर बहुत बढ़िया है, लेकिन विकास के नीचे से कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, ऐसे विकास के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या उज्जैन में भी? नहीं, उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो वो अमित जी सही कह रहे हैं कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है, हमको रिसोर्सेज बचाने चाहिए। बात सिर्फ कर्जे वर्जे की नहीं है कि कर्जा कितना बढ़ रहा है, हर राज्य पे कर्जा बढ़ रहा है, हर राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहा है। केजरीवाल ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं ना, वो तो बात ही नहीं हो रही है, उसकी चिंता तो कोई मुख्यमंत्री करता ही नहीं है अपने देश में। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई चीज कर सकते हैं तो उसके लिए कितनी सारी पुलिस लगेगी, कितने बार ट्रैफिक जाम होगा, कितनी सारी चीजें होंगी। चलो प्रधानमंत्री जी तो घंटे 2 घंटे के लिए रहेंगे, उतना तो आदमी सहन कर सकता है, लेकिन कैबिनेट के चक्कर में बहुत सारी दूसरी जो परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं जनता को। तो कहीं ना कहीं हालांकि हो सकता है जनता उसको भी इसमें पॉजिटिवली ले ले कि चलो नहीं, चलिए एक दिन की बात है, वो भी मैटर नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि बात बड़ा संदेश क्या है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बड़ा संदेश है, मैं आपसे समझूंगा राजेश जी अगले राउंड में जब आऊंगा आपके पास। लेकिन अमित जी, क्या कुछ और लाइन मिली है राजेश जी की बातों से आपको? अमित जी, अमित जी का ऑडियो जी, अमित जी आपके सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा। गीत जी से कमेंट हम ले लेते हैं। तो गीत जी, बात यही है कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और ये कई जगहों पर देखने को मिला है। ठीक है, तो बात यही है कि कैबिनेट की बैठक रख रहे हैं, बड़ा संदेश आप देना चाहते हैं, लेकिन वाकई जो मूलभूत ज़रूरतें रहती किसी भी शहर की, कह रहे राजेश जी कि भाई हर शहर में एक कैबिनेट बैठक होना चाहिए ताकि कम से कम कुछ उद्धार, कुछ भला हो जाए उन शहरों का। गीत जी, गीत जी का ऑडियो, गीत जी क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। अमित जी क्या जुड़ गए हमारे साथ में? जी अमित जी, तो राजेश जी की बात आपने सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या ऐड करना चाहेंगे?
मैं उनकी बात सुन नहीं पाया। अच्छा। नेटवर्क आउट हो गया था। आप दोहरा दें एक बार। नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई वाकई ऐसे शहरों में बैठक करने से कोई बुराई नहीं, लेकिन वाकई उस शहर का विकास होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। जैसे पहले पीएम आते हैं तो भाई उस इलाके जहाँ जहाँ जाना वहाँ सड़कें चमक गई, सब चीज़ें हो जाती हैं। सीएम को आना है तो वो इलाका ठीक कर दिया था। तो अगर कैबिनेट हो रही तो उज्जैन का, लेकिन मैंने भी सवाल साथ में जोड़ा कि भाई हर शहर में क्यों नहीं एक बार ऐसी कैबिनेट बैठक कर ली जाती है। अमित जी, देखिए, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर पत्रकार हैं। मैं अपने जिले की बात बताता हूँ, जो मेरी कर्म भूमि है, जो मेरी विधानसभा है, अशोकनगर। आप कल्पना करिए, शिवराज जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम सभी अशोकनगर वासियों को और अशोकनगर को इस तरीके से देखा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर जाएगा वो दोबारा लौट कर नहीं आ पाएगा। आप सोचिए कि शिवराज जी में इतना साहस भी नहीं है कि वो अशोकनगर आए और इस मिथक को दूर करने का प्रयास करें, या कम से कम इस बात को तोड़ने का प्रयास तो करें। अच्छा, योगी जी ने करा ना नोएडा को लेकर के, योगी जी ने किया तो है। नहीं, योगी जी ने किया वो मुझे नहीं पता, मैं तो मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मैं अशोकनगर का नागरिक हूँ। तो मैं तो अपने जिले की बात करूंगा, अपने विधानसभा की बात करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं शिवराज जी से ये मांग करता हूँ कि आप तो कैबिनेट जो है अगली बार अशोकनगर रखिए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मेहमान की तरह आइए। तो कम से कम हम अशोकनगर वासियों को आप स्थापित मत समझिए। आप यदि अच्छे काम करेंगे राजनीति में, जनता आपको चुनेगी। यदि आप अच्छे काम नहीं करेंगे, जनता आपको विपक्ष में बिठा देगी। हम 60 साल तक सरकार में रहे इस देश में, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार करता हूं दीपेश जी कि कांग्रेस से और हम लोगों से कोई गलतियां हुई होंगी जो आज हम विपक्ष में हैं और जनता हमको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन पिछले 10 सालों से, या जब से मोदी जी आए हैं, या जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, ये भी लगातार किसी न किसी उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि जनता इनसे भी खुश नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता जो है एक बार कांग्रेस को फिर से मौका देगी और फिर से जनता जनार्दन की एक लोकमुखी सरकार जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आई। चलिए, गीत जी तो चुनौती भी दे रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं कि भाई चुनिंदा जगहों पर ही क्यों होती कैबिनेट बैठक, हर शहर में एक बार बैठक हो जाए तो उस शहर का कम से कम उद्धार हो जाए, विकास हो जाए। सब एमपी के हिस्से हैं। गीत जी, दीपेश जी, देखिए, ये कैबिनेट की जो बैठक है कोई मजाक नहीं है, और ये पावन धरती पर, उज्जैन की पावन धरती पे, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर आयोजित की जा रही है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। वो एक देखिए, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते बल्कि प्रधान सेवक, एक मुख्य सेवक मानते हैं मध्य प्रदेश का, और हितकारी निर्णय हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बैठक केवल उज्जैन में रखी गई है, और भी जगहों पे रखी गई थी। जिस प्रकार से पहले शिवराज जी कृषि के क्षेत्र में जो है आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश को अग्रसर करना चाहते थे, उन्होंने किया। तो बैठकें जो है वो उस क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि के ऊपर आवश्यकता थी ध्यान में लाने की, वहां की। फिर आप देखते हैं कि टाइगर स्टेट कहलाने के लिए मध्य प्रदेश को आगे किया। तो अब देखिए, अब तो यहाँ पर चीता भी है, तो वहां पर उस दृष्टिकोण से भी तो बैठकें की गई। अब जब बात आती है धार्मिक और आस्थाओं की, जब आस्थाओं का विषय आता है, और खास करके विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी उज्जैन के कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं और कैबिनेट की बैठक उज्जैन में हो रही है, तो क्या दिक्कत की बात है? हर जगह होगी बैठक जहां आवश्यकता होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भोपाल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो खुद ही मजाक बना रहे हैं कि हर जिले में बैठक हो। क्या आप चाहते हैं कि मंत्री जो है अपना टाइम खराब करें आने जाने? नहीं, वो अशोकनगर का तो कह रहे हैं कि अशोकनगर आने से बचते हैं तमाम लोग जी। बल्कि बिल्कुल ये गलत फहमी है कि अशोकनगर आने से बचते हैं। और एक बात मेरे भाई ने लेकिन बहुत अच्छी बोली थी, क्या लगता है फिर संपर्क टूट गया? गीत जी, आप नेटवर्क में आइए थोड़ा सा, तब तक मैं राजेश जी का कमेंट हम ले लें, समझते हैं इन चीज़ों को। राजेश जी, काशी कॉरिडोर जिस अंदाज में उसका लोकार्पण हुआ, उससे भी ज़्यादा भव्य अंदाज में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को लॉन्च करने या कहें लोकार्पण करने की तैयारियां चल रही हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर? देखिए दीपेश जी, अगर चुनाव पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से ऐसा काम किया जाता है तो फिर निश्चित ही उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि 5 साल में एक बार चुनाव तो होते नहीं, अपने यहाँ तो हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है। तो ऐसे में कोई भी सरकार कैसे बचेगी इस चीज से कि ये काम कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, और जब करेंगे तब ये इल्जाम लगेगा कि ये चुनाव की दृष्टि से किया गया है। लेकिन आप बताइए कि आज उज्जैन में पूरी दुनिया से अंगारेश्वर, मंगलनाथ और महाकाल, पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो हिंदू लोग हैं,
और आप फॉरेनर्स भी बहुत सारे देख सकते हैं जो आते हैं, अपने अलग अलग पूजाएं कराने के लिए आते हैं। तो ऐसे में एक पूरी दुनिया का जो आस्था का केंद्र है उज्जैन, वहां से आपको ये भी मालूम होगा जो कर्क रेखा भी निकलती है, तो उसका भी एक बड़ा महत्व है जहाँ अंगारेश्वर मंदिर है। तो अगर ऐसी स्थिति में उस जगह को हम, जैसे काशी को डेवलप किया गया है, उसको उज्जैन को भी वैसे ही डेवलप कर दिया जाए, तो ये आप मान के चलिएगा जितना खर्चा आ रहा है वो उससे वापस सरकार को मिल जाएगा, टैक्स से या पर अलग अलग चीजों से सरकार को इसलिए आ जाएगा क्योंकि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति कहीं समझ लीजिए गुजरात से, तमिलनाडु से, केरला से आ रहा है तीर्थ के लिए, तो वहां कहीं 20 रुपए लग रहे हैं तो वो दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि अगर उस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई चीज का कोई डेवलपमेंट किया जाता है तो वो डेवलपमेंट निश्चित ही अच्छा होता है। और वो कहीं ना कहीं, ये देखिए सिर्फ इसमें धार्मिक की बात नहीं है, जब कॉरिडोर अच्छा बनेगा तो जितने व्यापारी हैं वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, उन सबको फायदा होगा। क्योंकि अभी अयोध्या में हाल ही में एक बार जाना हुआ था, तो जो दूसरे धर्मों के, दूसरे मजहबों के लोग थे वो भी बड़े खुश थे कि जो मेरा गेस्ट हाउस था पहले 200 रुपए में कोई नहीं आता था, अब हमको आराम से 1000 रुपए दिन के मिल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ना, कोई सुंदरता बढ़ना डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट वो है जब लोगों की इनकम बढ़े और वो लोग, हर आदमी को कहीं ना कहीं फायदा दिखे। तो इस स्थिति में अगर काशी जैसा इस कॉरिडोर को भी बना दिया जाता है और वैसा बन जाता है और उस तरह से डेवलप हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन ये बात है कि जो इन्होंने एक चैलेंज किया है अभी अमित जी ने कि अशोकनगर कोई नहीं आता है, ऐसे मिथक ना राजनीति में बहुत सारे हैं कि उस मंदिर पे जो जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहता है। तो अच्छा होता क्या है, जितने बड़े लेवल पे होगा उतना ज्यादा डरपोक होता है। डरपोक मतलब, सॉरी गलत शब्द बोल दिया आपने, उतना उसको थोड़ा सा स्थिरता का खतरा रहता है, तो वो बहुत बचता है। और देखना आप जितने बड़े लोग होंगे ज्यादा ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और हमारे यहाँ पे जैसे लोग किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते हैं कि अपने पास कुछ है ही नहीं खोने को, तो अपन कहाँ जाएंगे। तो इसलिए लेकिन शिवराज जी को इस मिथक को तोड़ना चाहिए। जैसे योगी जी ने बहुत सारे मिथक तोड़े हैं उत्तर प्रदेश में। लोग बोलते थे यहाँ जाने से, नोएडा जाने में ये दिक्कत आती, नोएडा पहुंच गए। लोगों ने कहा वहां जाने से दिक्कत आएगी, वहां पहुंच गए, और उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो ऐसे में जो दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मिथक भी तोड़ना चाहिए, दूसरा जो विकास है वो सिर्फ कैबिनेट बैठक तक के लिए नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा हो कि वो कम से कम 5-10 साल तो चले। आपकी सड़कें, जैसे आपके रहने वाला जो आपके इलाके का रोड है, वैसा काम ना हो ना कि उसने ही मैं बना दिया और अकेली बैठक कंप्लीट हो गई। तो लोग ऐसे में लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है जब वो गड्ढों से निकलती है। बच्चे बैठे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बुजुर्ग है, कोई बीमार लोग हैं, तो उस समय उनको लगता है कि देखो कैबिनेट ज्यादा जरूरी है। कैबिनेट क्यों है? जनता के लिए। इट इज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक बात है। तो पीपल तो एक तरफ हो गया और कैबिनेट बड़ी हो गई। कैबिनेट बड़ी नहीं होनी चाहिए, पीपल बड़ा होना चाहिए। चलिए, तो ये देखना है कि कल कैसी कैबिनेट बैठक होती, क्या बड़े फैसले होते हैं। यहाँ पर शुक्रिया आपका अमित जी, राजेश जी और गीत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक नया इतिहास एमपी के कहें कि शिवराज सरकार में लिखा जा रहा है, और बाबा महाकाल की नगरी में शिव भी अपने गणों के साथ जुटेंगे, इकट्ठा होंगे, मंथन होगा, और 11 अक्टूबर को जो भव्य कार्यक्रम होना उसकी रूपरेखा तो बनेगी, लेकिन साथ ही साथ कई और भी बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। कैसी रहती कैबिनेट की बैठक, इस पे तो रहेंगी नजरें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।